पाखी ने लड़के की फ़ोटो पूजा को व्हाट्सएप पर भेजकर पूछा, कैसा है लड़का? घर वाले मेरी शादी के लिए देख रहे हैं। पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कुछ देर इंतज़ार कर पाखी अपने काम में लग गई। पूजा रिश्ते में पाखी की चाची लगती थी, पर उससे ज़्यादा दोनों में दोस्ती का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे से हर छोटी छोटी बातें शेयर करती थी। आज भी पाखी ने सबसे पहले फ़ोटो पूजा को भेजी, पर पूजा का फ़ोन उस वक्त पूजा के भाई मानव के पास था। जैसे ही उसने मैसेज खोलकर देखा, एक खूबसूरत लड़के की तस्वीर थी। उसे पता नहीं क्या सूझा, उसने लिख के भेज दिया, अच्छा नहीं है। और उसके बाद पाखी की प्रोफाइल खोल कर देखी और एक पल के लिए उसी में खो गया। जीन्स शर्ट और उस पर काले रंग का जैकेट पहनी, दीवार पर पीठ टिकाए वो दूसरी तरफ देख रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, साथ ही स्टाइलिश भी। मानो बस आपलक उसे देखे गया, मानो उसे जानता था, लेकिन कभी बात नहीं की उससे, ना ही कभी आमना सामना हुआ कभी दोनों का। मानो ने पाखी का नंबर लेकर अपने फ़ोन में सेव किया और पाखी को मैसेज कर दिया, पर अनजान नंबर देखकर पाखी ने जवाब न देकर नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अगले दिन पाखी पूजा के घर गई और लड़के के लिए पूछा तो पूजा ने कहा लड़का अच्छा है, और मानो कि किए मैसेज की माफ़ी भी मांगी। पाखी खुश हो गई क्योंकि लड़का उसकी पसंद का था और वो घंटों पूजा से बात करती रही, फिर घर चली गई। पाखी शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में काम करती थी। एक शाम पूजा का फ़ोन आया। उसने पाखी से पूछा, पाखी मुझे किसी हॉस्पिटल का नाम बताओ। पूजा काफ़ी घबराई हुई थी। पाखी ने उसे शांत करते हुए पूछा, क्या हुआ, आप बताओ तो सही, मैं कुछ करती हूँ। पूजा ने पाखी को बताया कि उसकी छोटी बहन की तबीयत बहुत ख़राब है और वो प्रेग्नेंट भी है। पिछले 5-7 दिनों से एडमिट है, लेकिन डॉक्टर ने उसे जयपुर ले जाने के लिए कह दिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पाखी ने कहा, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कब जाना है जयपुर? पूजा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कल जाना होगा। पाखी ने कहा, ठीक है, मैं बात करके बताती हूँ आपको। कहकर फ़ोन रख दिया और अपनी जान पहचान के डॉक्टर से बात की। पूजा की बहन को स्वाइन फ्लू था और उसका बचना भी मुश्किल था। फिर भी सब उसे बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे थे। शाम को जैसे ही पाखी ने पूजा को फ़ोन किया, वो ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी और रोते हुए कहने लगी, पाखी मेरी बहन हम सबको छोड़कर जा चुकी है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। पाखी ने जैसे ही सुना अवाक रह गई। उसने पूजा को चुप कराते हुए पूछा, और उनका बच्चा? बच्चा ठीक है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है, हमें उससे मिलने नहीं दे रहे हैं। तुम हॉस्पिटल में काम करती हो, क्या तुम जाकर बच्चे से मिल लोगी? पाखी ने हाँ कहा और फ़ोन काट दिया। शाम को पाखी बच्चों के हॉस्पिटल पहुंची और वहां के डॉक्टर और स्टाफ से बात करके उसने बच्चे से मिलने की परमिशन भी ले ली। साथ ही वहां के स्टाफ को भी बच्चे का खास ख्याल रखने को कह दिया। जैसे ही पाखी बाहर आई, मानव और उसके मम्मी पापा बाहर ही खड़े थे। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। पाखी ने पूजा के पापा से कहा, अंकल चिंता मत कीजिए, बच्चा एकदम ठीक है और मैंने यहाँ के डॉक्टर को बोल दिया है, वो बच्चे का पूरा ख्याल रखेंगे। पूजा की मम्मी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो कुछ नहीं बोली। पाखी ने उनका हाथ अपने हाथ में पकड़कर कहा, सब ठीक हो जाएगा आंटी, और अंकल की तरफ मुड़कर कहा, आप सब लोग घर चलिए। अंकल ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, तुम भी हमारे साथ चलो बेटा। पाखी ने अपनी स्कूटी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंकल मेरे पास गाड़ी है, आप चलिए मैं आ जाऊंगी। अंकल ने मानो से कहा, तुम अपनी बाइक लेकर इनके साथ ही आ जाना, कहकर गाड़ी से लेकर निकल गए। मानो ने एक नज़र पाखी को देखा। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी, शायद बच्चे के बारे में, और फिर बाइक लेने चला गया। बाइक पाखी के सामने रोककर कहा, चले। पाखी ने मुस्कुराकर स्कूटी की चाबी दिखाकर कहा, आप चलो मैं आती हूँ, कहकर अपनी स्कूटी लेने चली गई। मानो अपनी किस्मत को कोसने लगा और फिर पाखी की स्कूटी के पीछे अपनी बाइक लेकर चलने लगा। पाखी अपने घर चली गई। तभी पाखी के फ़ोन पर विनीत का फ़ोन आया। विनीत वही था जिससे पाखी की सगाई हुई थी। विनीत ने पाखी से गुस्सा होते हुए कहा, कहाँ हो तुम? ना फ़ोन का जवाब दे रही हो, ना मैसेज का, कहाँ बिजी हो? पाखी ने सारी बात विनीत को बताई तो उसने नॉर्मल होते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना, बाद में बात करता हूँ, कहकर फ़ोन काट दिया।
दिन भर की भाग दौड़ी में पाखी थक गई। खाना खाकर लेटती ही उसे नींद आ गई। पूजा के मम्मी पापा और मानो भी घर चले गए। पाखी रोज़ सुबह शाम बच्चे से मिलने जाती थी। उसकी हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। पूजा के मम्मी पापा ने मानो को वापस पूजा के पास भेज दिया ताकि बच्चे के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो देख सके। एक शाम पाखी पूजा के घर गई तो वहाँ मानो, उनका बड़ा भाई दीपक और बहन का पति मोहित पहले से मौजूद थे। पाखी को देखकर मोहित कमरे में चला गया। उनकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। दीपक पाखी को बचपन से जानता था, इसलिए आते ही उससे बातें करने लगा। भाई के इस तरह बात करने पर मानो अंदर ही अंदर जल भुन रहा था और चुपचाप उन दोनों को देखता रहा। मोहित भी आकर उनमें शामिल हो गया और जल्दी ही पाखी से घुल मिल गया। न जाने ऐसा क्या था उस लड़की में, एक बार जो उससे बात करता उसका दीवाना बन जाता। पाखी की बातें सुनकर मोहित के चेहरे पर हंसी आ गई। मोहित को मुस्कुराता देख पूजा ने पाखी को अपने पास बुलाया और कहा, पाखी तुम रोज़ कुछ देर के लिए यहाँ आ जाया करो। आज कितने दिनों बाद मोहित जी के चेहरे पर मुस्कान देखी है। मेरी बहन के जाने के बाद तो जैसे ये मुस्कुराना ही भूल चुके थे। कहकर पूजा ने आंखें नम कर ली। पाखी ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, जो हो गया सो हो गया। आप अगर ऐसे दुखी रहोगी तो बाकी सबको कौन संभालेगा। और आप बिल्कुल उदास मत हो, मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ। कहकर पाखी वापस उन लोगों में शामिल हो गई। काफ़ी देर तक सब हंसी मजाक करते रहे। दीपक को वापस जाना था इसलिए वो चला गया और मानो और मोहित वहीं रुक गए। पाखी भी अपने घर आ गई। अगले दिन पाखी बच्चे से मिलने गई तो वो पूरी तरह ठीक हो चुका था और डॉक्टर ने उसे 2 दिन बाद घर ले जाने की परमिशन दे दी। पाखी को खुशी हुई। उसने पूजा को फ़ोन करके बता दिया और ख़ुद अपने हॉस्पिटल चली गई। 2 दिन बाद पूजा के मम्मी पापा घर आए और बच्चे को घर ले आए। उन्होंने पूजा से पाखी को घर बुलाने को कहा। पूजा ने पाखी को फ़ोन किया तो वो सो रही थी। उसने नींद में ही कहा, हाँ क्या हुआ। पूजा ने डांट लगाते हुए कहा, महारानी जी दोपहर के 12 बज रहे हैं और तुम अब तक सो रही हो। मम्मी पापा आए हुए हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, जल्दी आ जा। आज पाखी की शाम की ड्यूटी थी इसलिए पाखी देर तक सो रही थी। वो जल्दी से उठी और बाथरूम की तरफ गई। नहाकर तैयार होकर पूजा के घर पहुंची। अंकल आंटी के पैर छूकर वहीं उनके पास बैठ गई। पाखी के आते ही मोहित और मानो भी वहीं आकर बैठ गए। मानो की नज़र बस बार बार पाखी पर चली जाती। वो उसे इतने प्यार से देख रहा था कि उसे ये भी पता नहीं चला कि अंकल उसे देख रहे हैं। और पाखी उन दोनों से बेखबर आंटी से बातें करने में लगी थी। पूजा किचन में सबके लिए खाना बनाने में बिजी थी। कुछ देर बाद वो भी रूम में आ गई। तभी अंकल ने कहा, पूजा बेटा चाय पीने का मन कर रहा है। पूजा उठने लगी तो पाखी ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा लिया और कहा, आप बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। और ख़ुद चाय बनाने किचन में चली गई। उसके जाते ही अंकल ने मानो को अपने पास बुलाया और मानो और मोहित दोनों से कहा, क्यों बेटा घर कब चलोगे। मोहित ने कहा, आपके साथ ही चलेंगे। पर मानो ने कुछ दिन और रुकने को कहा तो अंकल मान गए। कुछ ही देर में पाखी सबके लिए चाय बनाकर ले आई और एक कप अंकल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपकी फीकी चाय। अंकल ने उसे हैरानी से देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता मुझे फीकी चाय पीनी है। पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा, पूजा चाची ने हमें बताया था कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको मीठी चाय कैसे देती। अंकल ने प्यार से अपना हाथ पाखी के सर पर रख दिया। मानो अंदर ही अंदर सोचने लगा, कितना ख्याल रखती है ये सबका, भला इससे अच्छा कोई और हो सकता है। और मुस्कुराने लगा। पाखी और पूजा किचन में चली गई। चाय पीकर अंकल ने आंटी से कहा, ये लड़की इतनी अच्छी है, मैं सोच रहा हूँ अपने मानो की शादी हम इससे कर दें। सबका कितना ख्याल रखती है और है भी बिल्कुल सीधी सादी। तुम्हारा क्या ख्याल है। लड़की तो अच्छी है और मुझे तो बहुत पसंद है और मनु के लिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी जो इसे संभाल सके। अपने पापा की बात सुनकर मानो का मन किया कि अपने पापा का मुंह चूम ले, पर खुद पर काबू पा लिया उसने और चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। मानो पाखी को पसंद करने लगा था। तभी पाखी कमरे में आई तो अंकल ने उसे बैठने को कहा। पाखी उनके पास बैठ गई तो वो कहने लगी, बेटा मैं सोच रहा हूँ आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊँ। पाखी को कुछ समझ नहीं आया तो वो मासूमियत से सबका मुंह देखने लगी। तब आंटी ने कहा,
तुम हमें बहुत अच्छी लगी। हमारे मनु की शादी हम तुमसे करने की सोच रहे हैं। पाखी ने सबको घूर कर देखा और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। सब उसे देखने लगे। उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, अंकल, इनकी और मेरी शादी इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी सगाई हो चुकी है और वैसे भी ये तो मुझसे 3 साल छोटे हैं। मनु मन ही मन कहने लगा, तो क्या हुआ, मैं तो फिर भी तैयार हूँ, और कमरे से बाहर निकल गया। पाखी ने घड़ी देखते हुए कहा, अच्छा अंकल, अब मैं चलती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। पाखी जाने लगी। पूजा ने रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही है? खाना बनाया है, खा कर चली जाना। मम्मी ने तेरे पसंद की सांगरी की कढ़ी बनाई है, चुपचाप जाकर बैठ, मैं लेकर आती हूँ। यार, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं घर से खाना खाकर आई हूँ, पाखी ने अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। पूजा जब नहीं मानी तो पाखी ने प्लेट में रखा पोहा उठाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं ये खा लेती हूँ। पूजा ने प्लेट छीन ली और किचन से बाहर निकलते हुए कहा, ये सब नहीं खाना है, खाना खा कर जाना। इतने में मोहित भी बाहर आ गया और पाखी से कहा, आज तो हमारे साथ भी खा लो। इस बार पाखी मना नहीं कर पाई और चुपचाप जाकर खाने के लिए बैठ गई। खाना खाते वक्त उसने मनु से कहा, अरे तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आओ खाना खा लो। पर मनु ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखता रहा। मोहित ने एक टुकड़ा तोड़कर पाखी को खिलाया और पाखी ने मुस्कुराकर खा लिया। मनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मोहित को जानता था कि वो कितना फ्लर्टी है, लेकिन अभी हालात ऐसे थे कि वो चुप रहा और चुपचाप किचन में आ गया। मनु ने किचन से एक बॉक्स उठाया और उसमें पोहा डालने लगा तो पूजा ने पूछा, ये क्या कर रहा है? पाखी के लिए रख रहा हूँ, वो ले जाएगी हॉस्पिटल, उसने नज़रें बचाते हुए कहा। जब पाखी आई तो उसने बॉक्स पाखी को पकड़ा दिया। पाखी ने भी मुस्कुराते हुए बॉक्स ले लिया और चली गई। मनु उसे जाते हुए देखता रहा। अगले दिन मोहित ने फ़ोन करके पाखी को बताया कि वो आज वापस जा रहे हैं। पाखी ने 10 मिनट में आने को कहकर फ़ोन रख दिया। 10 मिनट बाद पाखी पूजा के घर थी। मनु खुश था। मोहित के जाने के बाद उसे पाखी से बात करने का मौका मिल जाएगा, वरना मोहित के सामने तो वो पाखी से कुछ बोल ही नहीं पाता था। मोहित ने पाखी से कहा, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सच में आप बहुत अच्छी हैं, जिससे आपकी शादी हो रही है वो बहुत लकी इंसान होगा। पाखी मुस्कुरा दी और मनु अंदर ही अंदर फिर जल उठा और कहने लगा, मेरे जले पर नमक छिड़कने का एक भी मौका मत छोड़ना जीजा। पर बेचारा कुछ नहीं बोल पाया, चुपचाप दोनों को देखता रहा। तभी पाखी ने आगे बढ़कर मोहित के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, मोहित जी, अच्छा बुरा वक्त सबकी ज़िंदगी में आता है और देखना अब सब अच्छा ही होगा आपके साथ। और इतना कहकर अपने साथ लाई गणेश जी की छोटी सी मूर्ति उनके हाथों पर रख दी और कहा, मुझे जब भी कोई परेशानी होती है मैं इनसे कहती हूँ और ये सब सही कर देते हैं। आज से ये आपकी भी सारी परेशानियाँ दूर कर देंगे। मोहित पाखी की बातों पर मुस्कुराने लगा और फिर सबको अलविदा कहकर चला गया। मनु की जान में जान आई। उसने पूजा की तरफ कुछ इशारा किया तो पूजा ने कहा, पाखी तेरे लिए फ्रिज में कुछ रखा है, जाकर ले ले, कहकर पूजा अपने काम में लग गई। पाखी ने जाकर फ्रिज खोला तो उसमें एक बड़ी डेयरी मिल्क चॉकलेट रखी हुई थी। पाखी ने उसे लिया और धीरे धीरे कदमों से चलती मनु की तरफ बढ़ी। जैसे जैसे पाखी के कदम बढ़ रहे थे, मनु की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। पाखी ने पास आकर धीरे से थैंक यू कहा और अपने घर चली गई। मनु बस उसे जाते हुए देखता रहा। फिर कुछ दिन बाद पाखी पूजा के घर नहीं जा पाई। काम और ऑफिस में इतना बिजी रहती थी कि उसके पास किसी के लिए वक्त ही नहीं होता था और इसलिए आए दिन उसका और विनीत का झगड़ा होता रहता था और जल्दी ही दोनों में सुलह भी हो जाती। एक शाम पाखी के फ़ोन पर पूजा के फ़ोन से मैसेज आया। पाखी ने सोचा पूजा ही कर रही है, इसलिए जवाब देती रही। काफ़ी समय बाद उसे पता चला मैसेज मनु कर रहा है। दरअसल उसने करती हूँ की जगह करता हूँ लिख दिया और पाखी ने उसकी चोरी पकड़ ली। फिर उसने भी मान लिया कि मैसेज वही कर रहा है। पाखी के पूछने पर उसने बताया कि पाखी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। पाखी ने उसका नंबर अनब्लॉक किया और फिर कुछ देर दोनों में बातें हुई और फिर दोनों ही नींद के आगोश में थे। कुछ दिन बाद पाखी शाम को पूजा के घर गई। तब पूजा ने कहा, पाखी मनु सगाई की पार्टी मांग रहा है। पाखी ने मनु से कहा, बताओ क्या खाओगे? मनु ने पलके झुकाते हुए कहा, पानी पूरी। पाखी हंसने लगी, बस इतना सा? वो तो अभी मंगवा देते हैं। नहीं, बाहर चल के खाना है। बाहर इस वक्त अंधेरा भी हो गया है। पाखी ने बाहर देखते हुए कहा।
मेरे साथ जाने में डर लग रहा है तो रहने दीजिए, कहकर मनु चुप हो गया। तभी पूजा ने कहा, एक काम करो तुम दोनों, अंशु को साथ ले जाओ, कोई परेशानी नहीं है। अंशु पूजा का 5 साल का लड़का था। उसकी और पाखी की कभी कभी बिल्कुल नहीं बनती थी, तो कभी कभी दोनों बच्चे जैसे झगड़ते। मनु ने अपनी बाइक निकाली और अंशु को अपने आगे बैठा लिया। पाखी पीछे बैठ गई। मनु ने बाइक मार्केट की तरफ घुमा दी। पूरे रास्ते दोनों चुप थे, बिल्कुल खामोश। बस अंशु ही कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। मनु ने अपनी बाइक का शीशा सेट किया। पीछे बैठी पाखी का चेहरा उसमें नजर आ रहा था। हवा से उसके बाल बार बार उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। मनु तो जैसे उसी में खोकर रह गया। तभी सामने ब्रेकर उसे नजर ही नहीं आया और गाड़ी को धक्का लगने से पाखी ने अपना हाथ मनु के कंधे पर रखते हुए कहा, जरा देख कर। मनु ने हाँ में गर्दन हिला दी। एक जगह जाकर मनु ने अपनी बाइक रोक दी। तीनों पानी पूरी खाने लगे। हल्का अंधेरा था और बारिश के बाद की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। मनु कभी नज़र बचाकर पाखी को देख लेता तो कभी दूसरी तरफ देखने लगता। अंशु से जब खाया नहीं गया तो वो पाखी के पास आया और खिलाने के लिए बोलने लगा। पाखी ने उसे खिलाया। वहाँ खड़ी एक औरत काफ़ी देर से मनु, पाखी और अंशु को देख ही जा रही थी। पाखी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी तो उसने पास आकर कहा, आपका बेटा तो बिल्कुल आप पर गया है, लेकिन इसकी आंखें बिल्कुल आपके पति जैसी हैं। उसके इतना कहते ही मनु भी आ गया और पाखी से चलने के लिए कहने लगा। पाखी अब भी आंखें फाड़े उस औरत को देखे जा रही थी। तीनों वापस घर की तरफ चल दिए। मनु उसकी बात सुन चुका था, फिर भी अनजान बनते हुए पाखी से पूछा, क्या कह रही थी वो आंटी? वो हम दोनों को अंशु के मम्मी पापा समझ रही थी, कहकर पाखी दूसरी तरफ देखने लगी। मनु ने पाखी से कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने आप से कहने लगा, मम्मी पापा ना सही, अंशु के मामा मामी तो बन ही सकते हैं। रास्ते में अंशु आइसक्रीम खाने की जिद करने लगा तो सबने खाई। कुछ देर बाद ही सब घर आ गए। पूजा से थोड़ी देर बात करने के बाद पाखी अपने घर चली गई, पर मनु का इधर मन नहीं लग रहा था। वो बार बार पाखी के बारे में ही सोच रहा था। वो पाखी को पसंद करने लगा था, ये जानते हुए भी कि उसकी सगाई हो चुकी है। उधर पाखी इन सबसे अनजान विनीत के साथ अपने आने वाली ज़िंदगी के सपने देखने में मशगूल थी। पाखी जब भी अपनी प्रोफाइल पर विनीत की तस्वीर लगाती, मनु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। अब तो मनु अपनी बहन के घर बार बार आने लगा ताकि पाखी से मिल सके, लेकिन जब पाखी सामने होती थी वो कुछ बोल ही नहीं पाता था। दोनों के बीच गहरी खामोशियों का रिश्ता बन चुका था। हर बार वो पाखी के लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आता था। एक शाम जब पाखी पूजा के घर गई तो मनु भी आया हुआ था। मनु ने पाखी से पानी पूरी खाने की बात कही तो वो मान गई। अब दोनों एक दूसरे के लिए अनजान नहीं थे। मनु ने बाइक निकाली और पाखी को लेकर चला गया। दोनों ने पानी पूरी खाई। मनु तो बस उसे देखे जा रहा था। वो बिल्कुल सिंपल सी लड़की थी, लेकिन मनु के दिलो दिमाग पर उसकी सादगी भरी थी। पानी पूरी खाने के बाद पाखी हाथ पोंछने के लिए टिश्यू मांगने ही वाली थी कि मनु ने अपना रुमाल आगे कर दिया। पाखी ने हाथ पोंछे और फिर दोनों वापस बाइक से घर जाने लगे। इस बीच दोनों में कोई बात नहीं हुई। तभी मनु ने एक रजनीगंधा का पैकेट निकाला और जैसे ही खाने लगा पाखी ने टोक दिया, ये सब मत खाया करो तुम, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मनु ने तुरंत उसे फेंक दिया और कहा, लो आज से ये सब बंद। इतनी जल्दी बंद? पाखी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आज तक किसी ने तुम्हारी तरह रोका ही नहीं। आज के बाद नहीं खाऊंगा। पाखी मुस्कुरा दी। कुछ देर खामोश रहने के बाद मनु ने कहा, वैसे आज तक मेरी बाइक की पिछली सीट पर कोई लड़की नहीं बैठी। तुम पहली लड़की हो जो मेरी बाइक पर बैठी हो। ऐसा क्यों? पाखी ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि आज तक कोई तुम जैसी मिली ही नहीं, मनु ने मिरर में पाखी का चेहरा देखते हुए कहा। कुछ देर बाद दोनों घर आ गए और पाखी अपने घर चली गई। मनु सारी रात सो नहीं पाया। उसे बार बार पाखी के साथ बिताया वक्त याद आ रहा था। पाखी से उसका मिलना कम ही हो पाता था, इसलिए वो पाखी से मैसेज में बातें कर लेता। और एक दिन बातों ही बातों में उसने पाखी से कहा कि तुम विनीत से शादी मत करो। पाखी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने मनु को वापस मैसेज किया, क्यों? बस मत करो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? हमारी सगाई हो चुकी है और शादी होने वाली है, जानता हूँ, पर मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हारी पसंद से मुझे क्या करना है मनु? और आज तुम ये अजीब बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ओके, लेकिन विनीत मुझसे प्यार करते हैं और शायद मैं भी, हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मनु ने
कोई जवाब नहीं दिया। उसने पास रखी ब्लेड से अपने हाथ पर पी लिखा और फ़ोटो पाखी को भेज दी। पाखी ने जब फ़ोटो देखी तो बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत मनु को फ़ोन किया और उसे डांटने लगी। ये क्या पागलपन है मनु, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मनु ने धीरे से कहा, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता जब मैं तुम्हें उस इंसान के करीब देखता हूँ। पाखी ने काफ़ी देर तक मनु को समझाया और उसके बाद फ़ोन रख दिया। नींद पाखी की आंखों से कोसों दूर थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनु ने ऐसा क्यों किया। पाखी के कुछ वक्त के साथ को उसने गलत समझ लिया। पाखी अब मनु से दूर रहने लगी। वो ना उसके मैसेज का जवाब देती, ना पूजा के घर जाती। इधर मनु पाखी के लिए परेशान रहने लगा। उसे अपराध बोध था कि उसने पाखी का दिल दुखाया है, लेकिन वो उससे दोबारा नहीं मिल सका। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। पाखी भी वो सब भूल गई। सगाई के बाद ये उसका पहला करवा चौथ का व्रत था। होने वाली सास का सुबह ही फ़ोन आ गया कि आज उपवास करना है। पाखी ने भी सबके साथ मिलकर उपवास रखा, लेकिन काम ज़्यादा होने की वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। शाम को जल्दी आ जाऊंगी कहकर वो घर से निकल गई। काम ज़्यादा होने की वजह से पाखी को समय का पता ही नहीं चला। रात के 8 बज रहे थे। घर से लगातार फ़ोन आ रहे थे। पाखी ने सारा काम समेटा और मम्मी को 10 मिनट का बोलकर तुरंत घर के लिए निकल गई। घर पहुंचकर वो नहाने चली गई। नहाने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसने गहरे गुलाबी रंग का सूट पहना, कानों में बड़े झुमके पहने, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ पहनी, आंखों को काजल से सजाया और हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक होठों पर लगा ली। एक बारगी उसने शीशे में खुद को देखा। आज वो सच में कहर ढा रही थी। बालों की उसने चोटी बनाकर गूंथ ली। अब लग रही थी वो बिल्कुल पंजाबी कुड़ी। उसने एक प्यारी सी स्माइल दी। चांद निकलने में अभी बहुत वक्त था। उसने अपनी छोटी बहन दीपा से कुछ फ़ोटो क्लिक करने को कहा और फिर सारी फ़ोटो विनीत को भेज दी, लेकिन विनीत ने कोई जवाब नहीं दिया। तो पाखी ने विनीत को फ़ोन लगाया और कहा, फ़ोटो कैसे लगे? आपके लिए ही किया है ये सब। आज हमारा पहला करवा चौथ है ना, इसलिए। विनीत का मूड ऑफ था। शायद उसने गुस्से से कहा, फ़ोटो छोड़ो, पहले ये बताओ इतनी देर तक तुम थी कहाँ और तुम्हारा फ़ोन कहाँ बिजी था? विनीत की बात सुनकर पाखी ने कहा, वो कुछ काम से हॉस्पिटल जाना पड़ा मुझे और फ़ोन तो मेरे पास ही था, लेकिन काम इतना ज़्यादा था तो बात नहीं हो पाई आपसे। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? विनीत ने कहा, अच्छा बिजी थी। जब मैं फ़ोन करता हूँ तब बिजी रहती हूँ, जबकि फेसबुक पर आज पूरे दिन ऑनलाइन थी तुम। पाखी को सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने कहा, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे आज बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। फेसबुक चलाना तो बहुत दूर की बात है। विनीत ने पाखी की किसी बात का भरोसा नहीं किया और काफ़ी देर तक दोनों में बहस होती रही और फिर थक हार कर पाखी ने ही फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। उसे विनीत की बातों का बहुत बुरा लग रहा था। फ़ोन बंद करके वो कमरे से बाहर आ गई। चांद निकलने में अभी भी बहुत वक्त था। वो वापस कमरे में आ गई। उसने अपने झुमके चूड़ियाँ उतार कर रख दी। उसने नज़र उठा के शीशे में देखा। काजल लगी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू छलक आए थे। कुछ देर बाद आकर दीपा ने बताया कि चांद निकल आया है। पाखी अनमनी सी छत पर चली गई और चांद देखकर अपना व्रत पूरा किया। जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, पूजा के घर की छत पर मनु खड़ा था और पाखी को ही देख रहा था। पाखी नीचे चली आई, खाना खाया और लेट गई। तभी उसके फ़ोन पर मनु का मैसेज आया, आज चांद इतना बुझा बुझा सा क्यों है? पाखी ने कोई जवाब नहीं दिया और सो गई। मनु इंतज़ार करता रहा पर पाखी का जवाब नहीं आया। तभी उसकी नज़र पाखी की प्रोफाइल पर गई। मनु ने प्रोफाइल खोल कर देखी तो वो देखता ही रह गया। गुलाबी उसका पसंदीदा रंग था और आज पाखी को इस रंग में देखते जैसे उसके दिल की धड़कनें ही रुक गई थी। वो काफ़ी देर तक पाखी की तस्वीर देखता रहा और फिर फेसबुक पर एक पोस्ट की, मुझे उससे प्यार हो गया है और मैं ये भी जानता हूँ कि वो मेरी किस्मत में नहीं है। उसके ऐसे पोस्ट करते ही उसके सब दोस्त उसकी खिंचाई करने लगे। कुछ उसे चीयर अप कर रहे थे तो कुछ उसके मज़े ले रहे थे, पर वो इस बात को लेकर बहुत सीरियस हो चुका था। उसने अपने कुछ दोस्तों को पाखी के बारे में बताया भी। उनको भी पाखी अच्छी लगी, पर जैसे ही सबको पाखी की सगाई का पता चला, सब ने उसे कहा कि उससे दूर हो जा, उसकी शादी होने वाली है। पर मनु को किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सब जानते हुए भी वो पाखी से प्यार करने लगा था। वो भी इतना कि उसके लिए ना जाने कितनी बार अपना हाथ काटा और कितनी ही बार लोगों से लड़ाई की, पर खुद को पाखी से दूर नहीं कर पाया। इधर पाखी मनु के साथ जितना
खुद को सहज महसूस करती थी उतना विनीत के साथ भी नहीं करती थी। मनु के साथ वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, लेकिन विनीत के साथ चुपचाप खामोश। मनु और पाखी के बीच एक अनजाना रिश्ता बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता है, जिससे दोनों ही अनजान थे। दोनों के मन का हाल कोई नहीं जानता, ना ही दोनों खुद। मनु और पाखी दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं से अनजान थे। पाखी विनीत के साथ एक बंधन में बंधने वाली थी, इसलिए मनु के लिए कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी, और मनु सब कुछ महसूस करके भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। पाखी के बिना उसे सब बेकार लगता था। पाखी के दिल में भी मनु के लिए बहुत कुछ था जो विनीत के कारण दिल के एक कोने में कहीं दफन हो गया था। और एक दिन मनु ने सारी बात अपनी बहन पूजा को बता दी। पहले पूजा को विश्वास नहीं हुआ, पर बाद में मनु को देख वो समझ गई कि मामला गंभीर है। उसने मनु को समझाते हुए कहा, देख मनु, उसकी सगाई हो चुकी है और जल्दी ही शादी होने वाली है, और वो विनीत के साथ खुश है। अगर वो विनीत को छोड़कर तुमसे शादी करेगी तो जानता है उस पर और तुझ पर कितनी उंगलियां उठेंगी। सबको यही लगेगा कि तेरे लिए उसने अपनी सगाई तोड़ दी, और तेरे साथ साथ उसकी भी उतनी ही बदनामी होगी। और विनीत को उसने खुद पसंद किया है, तो उसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता है। तो उन दोनों के बीच मत आ मनु, प्यार के चक्कर में अपनी दोस्ती मत खो। मनु को पूजा की बातें समझ आ रही थी, पर वो दिल के हाथों मजबूर था। वो चुपचाप पूजा की बातें सुनता रहा। पूजा उसे बहुत देर तक समझाती रही। अगले दिन वो अपने गांव चला गया बिना किसी से बात किए। अब उसने पाखी को मैसेज करना भी लगभग बंद ही कर दिया था। दूसरी तरफ पाखी विनीत के लिए खुद को बदलने में लगी थी, पर विनीत किसी चीज़ से खुश ही नहीं था। जब देखो तब वो किसी न किसी बात पर पाखी से झगड़ा करता रहता या उस पर शक करता रहता। कई बार पाखी का मन करता कि विनीत से रिश्ता तोड़ दे, लेकिन हर बार अपनी माँ का चेहरा देखकर रुक जाती। एक माँ ही तो थी जिसने पाल पोस कर उसे और उसके भाई बहनों को बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। पापा तो कब के घर छोड़कर जा चुके थे, बस अपना अतीत याद कर वो रो जाती। पाखी की अब विनीत से भी कम ही बात होती। अगर वो फ़ोन भी करता तो पाखी कोई बहाना निकालकर फ़ोन काट देती। कुछ दिन निकल गए, दिवाली आने वाली थी। पाखी ने ससुराल वालों के लिए तोहफे खरीदे। विनीत के लिए उसने एक जैकेट खरीदा, सास के लिए खूबसूरत साड़ी, ससुर जी को उसने एक खूबसूरत गणेश जी की मूर्ति गिफ्ट की, और ननद देवर के लिए भी तोहफे भेजे। सब बहुत खुश हुए। विनीत भी अब तक उसे थोड़ा समझने लगा था। पाखी अपने मम्मी के लिए साड़ी लाना भूल गई। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि उसने सबके लिए खरीदा और मम्मी को भूल गई। उसने तुरंत पूजा को फ़ोन लगाया और बाज़ार चलने को कहा। पूजा को भी काम था, इसलिए उसने शाम को चलने को कहकर फ़ोन काट दिया। शाम को पाखी वही गुलाबी सूट पहने पूजा के घर पहुंची तो चाचू को देख बोली, अरे आप यहाँ कब आए? रवि ने पाखी की पीठ पर प्यार से मुक्का मारते हुए कहा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? पाखी उनके साथ बातों में लग गई। कहने को रवि पूजा का पति और उसका चाचू था, लेकिन पाखी और रवि दोनों बहुत मस्ती मजाक करते थे। मनु दूर खड़ा दोनों की बातें करते हुए देख रहा था। आज उसने उसका पसंदीदा रंग जो पहना था, एक बार फिर उसे पाखी पर प्यार आ गया, पर साथ ही पूजा की कई बातें भी याद आ गईं। तभी पूजा आई और पाखी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाते हुए कहा, चल महारानी, बाकी बातें वापस आकर कर लेना। और दोनों चली गईं। अभी दोनों कुछ ही दूरी चले थे कि तभी एक कार आकर दोनों के आगे रुक गई। पूजा ने देखा तो गाड़ी में मनु और रवि थे। रवि ने दोनों को अंदर बैठने का इशारा किया। दोनों गाड़ी में बैठ गई। रवि ने कहा, हमने सोचा हम भी चलते हैं तुम लोगों के साथ। मनु ने गाड़ी मार्केट की तरफ मोड़ दी। कुछ ही देर में सब बाजार में थे। रवि, पूजा, मनु और पाखी दुकान के अंदर गए। दुकान वाले ने सबको फर्स्ट फ्लोर जाने को कहा। सभी ऊपर गए, लेकिन मनु ऊपर जाकर सीढ़ियों में ही रुक गया। पाखी ने देखा तो पूछ लिया, तुम ऊपर नहीं आओगे? मनु ने धीरे से कहा, तुम लोग देखो। पाखी रवि और पूजा के पास चली गई। फिर सब साड़ियाँ देखने लगे। पाखी ने नारंगी रंग की साड़ी मम्मी के लिए पसंद की और पूजा ने भी कुछ साड़ियाँ खरीद ली। तभी रवि ने कहा, पाखी तू भी अपने लिए साड़ी खरीद ले। पाखी ने कुछ साड़ियाँ देखी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बस देखे जा रही थी। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने अपनी गर्दन झुका ली। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया, वो पिंक वाली ले लो, अच्छी लगेगी तुम पर। मैसेज मनु ने भेजा था।
पाखी ने जैसे ही पलकें उठाकर देखा, मनु सामने ही खड़ा था। मैसेज करने के बाद अनजान बन के खड़ा हो गया। पाखी ने पिंक वाली साड़ी अपने लिए पैक करवा ली। रवि और पूजा बिल देने चले गए। तभी पाखी के फ़ोन पर एक मैसेज और आया। क्या तुम मुझे अपना कुछ वक्त दे सकती हो? मुझे आज तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए, अकेले। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा हो तो ही हाँ कहना। इस बार भी मैसेज मनु का था। पाखी ने कुछ देर सोचा और फिर मैसेज भेज दिया, ठीक है। मनु वहीं खड़े खड़े पाखी को देखता रहा। दोनों के बीच बात करने को ज़्यादा कुछ नहीं होता था, बस गहरी खामोशियों का रिश्ता था दोनों के बीच। कुछ देर बाद पूजा और रवि आ गए और सब आकर गाड़ी में बैठ गए। तभी पाखी ने कहा, चाचू मुझे बर्फ़ का गोला खाना है। रवि ने कहा, इतनी रात को बर्फ़ का गोला मिलेगा? कल खिला लाऊंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी खाना है। पाखी जिद करने लगी तो रवि ने मनु से कहा, मनु मुझे और पूजा को घर छोड़कर तू इसके साथ चले जाना। मनु ने हाँ में गर्दन हिला दी। घर पहुंचकर पूजा और रवि उतर गए। रवि ने घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, अभी 7:30 बज रहे हैं, जल्दी घर आ जाना, ज़्यादा देर मत करना वरना इसकी मम्मी डांटेंगी। कहकर रवि अंदर चला गया। मनु ने गाड़ी घुमा दी, वापस सड़क की ओर मोड़ दी। दोनों को ही नहीं पता था जाना कहाँ है, बस गाड़ी अपनी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। एक बार फिर खामोशी चारों ओर फैल गई। मनु ने गाना चला दिया। पाखी को चुप देख मनु ने कहा, कुछ खाओगी तुम? नहीं। पाखी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। दोनों फिर चुप हो गए। फिर पाखी ने ही बात शुरू की। कुछ देर इधर उधर की बातें कि अचानक से पूछ लिया, तुमने मुझसे वक्त क्यों मांगा था? मनु कुछ देर खामोश रहा, फिर कहा, क्योंकि आज का वक्त मैं हमेशा याद रखना चाहता था। इसके बाद शायद ये वक्त ना मिले। पाखी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने दूसरी तरफ मुंह कर लिया। वैसे इस वक्त तुम मेरे साथ अकेली चली आई, डर नहीं लगता? मनु ने गाने की आवाज़ कम करते हुए कहा। डर कैसा? मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं करोगे। पाखी ने मनु की तरफ देखते हुए कहा। मनु ने एक गहरी सांस ली और कहा, इतना भरोसा खुद पर है? पाखी ने मुस्कुराते हुए कहा। गाड़ी की रफ्तार धीमी करते हुए मनु ने कहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो मिलेगा? पाखी ने कहा, मांगो। उसकी धड़कनें बढ़ी हुई थी ये सोचकर कि मनु उससे क्या मांगने वाला है। मनु कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से कहा, मुझे तुम्हारे साथ अपनी एक फ़ोटो लेनी है। ये बात सुनकर पाखी ने हाँ में गर्दन हिला दी। मनु ने अपनी और पाखी की 2 तस्वीरें ली और फ़ोन जेब में रख लिया। पाखी ने सोचा शायद मनु अपने दिल की बात उससे कहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 घंटा हो चुका था पर दोनों में ज़्यादा बातचीत नहीं हुई थी। तभी पाखी के फ़ोन पर घर से फ़ोन आया तो उसने 10 मिनट का बोलकर फ़ोन रख दिया। मनु ने चुपचाप गाड़ी घर की तरफ मोड़ दी। अब तक काफ़ी दूर निकल आए थे दोनों। मनु ने एक छोटा सा बॉक्स निकाल कर पाखी को थमाते हुए कहा, मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देता पर ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। पाखी ने बॉक्स साइड में रख लिया। आज वो सब भूल चुकी थी, विनीत, अपनी सगाई और आने वाला कल। बस वो अपना सिर्फ आज जीना चाहती थी। मनु भी जानता था कि वो आज आखिरी बार उसके साथ है, इसके बाद वो पाखी से दूर हो जाएगा। चाहता था उस पल को, उस वक्त को वहीं रोक ले, पर नहीं रोक सका। दोनों के दिल में बहुत कुछ था पर दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाए। बस खामोशी से दोनों एक दूसरे को नज़र बचा कर देख रहे थे। मनु की आंख से एक आंसू छलक आया। मनु ने तुरंत पोंछ लिया। वो कमज़ोर पड़ना नहीं चाहता था। पाखी समझ गई। उसने धीरे से पूछा, तुम रो रहे हो? नहीं, आंख में जलन हो रही है उस वजह से। मनु सफ़ेद झूठ बोल गया। पाखी खामोशी से मनु को देखे जा रही थी। उधर मनु के दिमाग में बस बार बार पाखी से दूर जाने का ख्याल आ रहा था। वो चाह कर भी अपने दिल की बात पाखी को नहीं बता पाया। इस कश्मकश में गाड़ी घर पहुंच गई पर दोनों अंदर ही बैठे रहे। मनु ने देखा अब तक जो पाखी खुश थी अब अचानक से उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी छा गई थी। मनु चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा। अचानक पाखी ने मनु को गले लगाना चाहा तो मनु ने रोक दिया। पाखी गाड़ी से उतरकर बाहर आ गई। मनु उसके पीछे पीछे चल पड़ा और खुद से कहने लगा, सॉरी पाखी, आज अगर तुम्हें नहीं रोकता तो शायद खुद को कभी नहीं रोक पाता। तुम्हें प्यार करने से कोशिश करूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी में वापस ना आने की। ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा हूँ। पाखी अपने घर जा चुकी थी। मनु उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात दोनों ही नहीं सो पाए। उस रात के बाद जैसे सब बदल गया। मनु ने खुद को पाखी से दूर कर लिया था। वो जानबूझकर खुद को पाखी की नज़रों में गिराने लगा, जानबूझकर उसे नज़रअंदाज करने लगा।
पाखी जानती थी कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा है, पर कभी उसे कुछ कहा नहीं और अपने काम और विनीत में बिजी हो गई। कुछ महीने निकले। पाखी और विनीत के बीच अब भी बहस कई बार हो जाती, पर कहीं ना कहीं प्यार शामिल था उनके रिश्ते में भी। पाखी से दूर होने के बाद भी मनु पाखी की पूरी जानकारी रखता था। मार्च में पाखी ने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि अप्रैल में उसकी शादी की तारीख तय हो गई थी और अप्रैल का पूरा महीना वो अपने परिवार के साथ बिताना चाहती थी। नौकरी छोड़ने के बाद वो शादी की तैयारियों में लग गई। चाचा चाची जी को कितने सालों से नाराज़ थे। पाखी की शादी तय होते ही सब मान गए और खुशियों में शामिल हो गए। हंसते खेलते दिन हवा के जैसे गुजरते जा रहे थे। पाखी इन सब पलों को अपने कैमरे में कैद किए जा रही थी। ससुराल जाकर उसे ये वक्त बहुत याद आने वाला था। पाखी ने अपनी शादी का कार्ड मनु को भिजवाया और उसके पापा को भी फ़ोन करके आने को कहा, पर पाखी की शादी के वक्त वो विदेश में थे। खुद तो नहीं आ पाए, लेकिन पाखी के लिए ढेर सारे तोहफे भेजे। पाखी ने जब मनु को आने के लिए फ़ोन किया तो उसने कहा, शादी वाले दिन फ़ोन करोगी तो ही आऊँगा। और फिर जल्द ही शादी का दिन भी आ गया। पाखी ने सुबह उठते ही सबसे पहले मनु को कॉल किया और शादी में आने को कहा। मनु ने हाँ बोलकर फ़ोन काट दिया। घर के सारे लोग शादी की तैयारियों में लगे थे और फिर धीरे धीरे सब शादी वाली जगह चले गए। घर पर सिर्फ पाखी और उसकी बुआ की लड़की को छोड़ दिया। दोनों घर पर ही रुक गई। मनु भी सब लोगों के साथ शादी वाली जगह पर ही था। पाखी जब उसे कहीं नहीं दिखाई दी तो उसने मैसेज किया, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ दीदी के साथ, तुमसे मिलने आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ, कोई परेशानी नहीं है। मनु कुछ ही पल बाद पाखी के सामने था। पाखी सीढ़ियों में बैठी थी और उसके पास बैठी दीदी फ़ोन में लगी हुई थी। मनु को जब बैठने के लिए कोई जगह नहीं मिली तो पाखी साइड में खिसक गई और मनु को अपने पास बैठने का इशारा किया। दोनों खामोश थे। पाखी जानती थी कि आज वो हमेशा के लिए सबसे दूर चली जाएगी, पर पता नहीं फिर भी क्यों उसका दिल कह रहा था कि मनु उससे कुछ कह दे। मनु के पास बैठे ना जाने कितनी ही बार उसके मन में ख्याल आया कि कुछ गलत हो रहा है। वो भाग रही है, पर किस से? खुद से, विनीत से या फिर मनु से? पर मानती नहीं थी। उसे एहसास था कि ये प्यार है, पर वो कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी। दीदी दोनों के लिए चाय ले आई तो मनु ने पाखी को चिढ़ाने के दीदी से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। पाखी की शक्ल देखने लायक थी। मनु ने पाखी से कभी इतनी बात नहीं की जितनी आज वो दीदी से कर रहा था। कुछ ही देर में पाखी के सब भाई वहाँ आ गए और पाखी के साथ हंसी मजाक करने लगे। मनु चाहता था पाखी हमेशा हमेशा के लिए उसे भूल जाए, इसलिए जानबूझकर ऐसे कर रहा था। शाम को सभी औरतें मंगल गीत गाने लगीं। पाखी को हल्दी दही से नहलाया जा रहा था। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। सबने बारी बारी से उसे हल्दी लगाई। सबके चेहरे पर खुशी और हंसी देख पाखी भी मुस्कुराने लगी। पूजा करने के बाद पाखी तैयार होने पार्लर चली गई। मनु जनवासे में ही था। वो स्वागत की सब तैयारी देखने में लगा था। फिर शाम को घर चला गया और तैयार होने लगा। आज उसने पाखी की गिफ्ट की हुई शर्ट पहनी थी। एक नज़र खुद को शीशे में देखा और पूजा के साथ भारी मन से पाखी के घर चला गया। घर पर सब पाखी का ही इंतज़ार कर रहे थे। वो अभी तक आई नहीं थी। तभी दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुलते ही पाखी उसमें से उतरी। लाल जोड़े में सजी पाखी बहुत खूबसूरत लग रही थी। पाखी की बहनें उसे अंदर ले आईं। बारात आने में अभी वक्त था। सब पाखी को घेर कर खड़े हो गए और उसकी तस्वीरें लेने लगे। मनु बस पाखी को देखे जा रहा था। पाखी ने उसके पास आकर पूछा, कैसी लग रही हूँ? मनु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बहुत अच्छी। उसकी आंखें भर आई तो उसने चेहरा घुमा लिया। पाखी की सहेलियाँ और स्टाफ के लोग आ गए थे। पाखी उनकी तरफ चली गई और सब उसे शादी की बधाई देने लगे, पर उसकी नज़रें बार बार मनु को ही देख रही थी। पाखी पूजा के पास आकर खड़ी हो गई। पूजा खुश थी, पर कहीं ना कहीं मनु को लेकर दुखी भी थी। अंशु को उसने गोद में ले रखा था। हमेशा पाखी को परेशान करने वाला अंशु आज पाखी को प्यार से देख रहा था। जब पाखी पूजा के पास खड़ी थी तो अंशु ने पूजा से कहा, मम्मा मैं पाखी दी को किस कर लूँ? पूजा ने उसे पाखी की तरफ झुकाकर कहा, कर लो। अंशु ने जैसे ही पाखी के गाल पर किस किया, पाखी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इस लम्हे को मनु ने अपने फ़ोन के कैमरे में कैद कर लिया कि पाखी की अब तक की सबसे खूबसूरत तस्वीर थी शायद। थोड़ी देर बाद बारात आ गई। सब लड़कियां बाहर दूल्हा देखने गईं।
पूजा और मनु वहीं रुक गए। मनु अब भी पाखी को देखे जा रहा था और पाखी अब भी अंदर ही अंदर अपने आप से जूझ रही थी। दिमाग कह रहा था सब सही है, पर दिल कह रहा था कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ऐसा है जो उसके हाथ से छूट रहा है। मनु ने उसे अपना तोहफा दिया। पाखी ने खोल कर देखा तो एक बहुत खूबसूरत सिल्वर चेन थी। तभी चाची आ गई और पाखी को बाहर चलने को कहा। पाखी ने मनु की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी और वो बाहर चली गई। पाखी के सारे रिश्तेदार जनवासे में पहुंचे। पाखी ने देखा पूरे ग्राउंड को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पाखी की सारी बहनों ने पाखी को बीच में खड़ा किया और बाकी सब उसके दाएं बाएं खड़े होकर चलने लगी। जब पाखी स्टेज की तरफ बढ़ रही थी, सबकी नज़रें पाखी पर ठहर गईं। लाल रंग के जोड़े में वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हर कोई उसकी तस्वीर ले रहा था। पाखी को सरप्राइज़ देने के लिए घर वालों ने रोलिंग स्टेज भी लगवाया था। विनीत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो पाखी उसका हाथ थामे रोलिंग स्टेज पर चली गई। स्टेज धीरे धीरे घूमने लगा और दोनों पलक झपकते हवा में थे। स्टेज जमीन से काफ़ी ऊपर था। विनीत और पाखी ऊपर थे, बाकी सब लोग नीचे खड़े थे। पाखी को सब सपने जैसा लग रहा था। विनीत और पाखी दोनों आसमान में थे, सबसे ऊपर, और दोनों पर गुलाब के फूलों की बारिश हो रही थी। पाखी बहुत खुश थी। उसने विनीत से कहा, आज से हम दोनों अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कोशिश करूंगी आपको शिकायत का मौका ना दूं। आई लव यू। विनीत मुस्कुरा दिया और कहा, आई लव यू टू। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। नीचे खड़े सब लोग पाखी और विनीत के लिए खुश हो रहे थे। मनु भी उन्हीं के बीच खड़ा पाखी की तस्वीरें ले रहा था। पाखी की नज़रें भी उसी को तलाश रही थी। पाखी और विनीत ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। सारा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा और फिर धीरे धीरे दोनों नीचे आ गए। रोलिंग झूले के बाद दोनों के लिए एक बड़ा सा स्टेज और तैयार किया गया था, जहां आशीर्वाद समारोह संपन्न होना था। विनीत पहले ही वहां जाकर बैठ गया और विनीत के भाई पाखी की जगह बैठकर नेक मांगने लगे। नेक लेने के बाद उन्होंने पाखी को वहां बैठने दिया। पाखी शर्माती हुई बैठी थी। धीरे धीरे आशीर्वाद समारोह शुरू हुआ और सब वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। मनु वहां से घर चला गया। रस्में होने के बाद दूल्हा दुल्हन को खाने की टेबल पर बुलाया गया। वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों तरफ से लोग थे। रिश्ते में सब देवर साले साली थे। सबने दोनों को खिलाना शुरू किया। तभी विनीत ने बड़ा सा गुलाब जामुन पाखी के मुंह में ठूस दिया। पाखी की बहनें कहाँ पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी मिठाई का बड़ा सा टुकड़ा अपने जीजा जी को खिला दिया। कुछ ही लोग थे, बाकी सब घर चले गए थे। पाखी की चाचियाँ और कुछ मेहमान वहीं थे। उनसे कुछ ही दूर बैठे सब के सब हंसी मजाक में लगे थे। खाना खाने के बाद सभी घर आ गए। फेरों की रस्म और बाकी की रस्में घर पर होनी थी। पाखी और बाकी सब रिश्तेदार घर आ गए। विनीत और पाखी को शादी के मंडप में बिठाया गया। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। पाखी शर्माते हुए मंडप में बैठी थी। उसके और विनीत के पीछे बैठे भाई बहन दोनों की जमकर टांगे खींच रहे थे। पाखी अपनी नज़रें झुकाए बैठी थी। मनु भीड़ में पीछे ही पीछे खड़ा था। अपने दिल में चल रहे सवालों से जूझ रहा था, पर अब वो बेबस था, लाचार था। जानता था कुछ ही देर बाद वो पाखी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। बस चुपचाप खड़ा उसे देखता रहा। पंडित जी ने विनीत और पाखी से फेरों के लिए खड़े होने को कहा। विनीत पाखी का हाथ थामे फेरे लेने लगा। पाखी के लिए ये वक्त सबसे खूबसूरत था। शादी के 7 वचनों से पूरा घर गूंज उठा। जब विनीत ने अपने दाहिने हाथ से पाखी की सूनी मांग में सिंदूर भरा, उसी पल पाखी 7 जन्मों के लिए उसकी हो गई। पाखी ने भी पलकी झुकाकर खुद को विनीत के प्रति समर्पित कर दिया। सभी रस्में होने के बाद वक्त आया विदाई का। पाखी बहुत मजबूत लड़की थी, लेकिन आज इस मौके पर वो कमज़ोर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये पल ही ऐसा था कि कोई भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। घर से बाहर जब उसे गाड़ी में बिठाया गया तो उसकी नज़र सामने खड़े मनु पर पड़ी। पाखी का दिल किया गाड़ी से उतरकर दौड़ कर जाए और एक बार उसे कसकर गले लगा ले, लेकिन मर्यादा नाम की बेड़ियों में बंधी हुई थी। वो बस जाते हुए उसे देखती रही। उसका रोना अब सिसकियों में तब्दील हो चुका था। पाखी के देवर उसे हंसाने की कोशिश करने लगे और फिर पाखी मुस्कुरा दी। पाखी के जाने के बाद मनु एक हारे हुए जुआरी की तरह घर की तरफ निकल गया। घर पर पूजा उसका इंतजार कर रही थी। अंदर जाते ही उसकी नज़र पूजा से मिली। मनु का उदास चेहरा देख पूजा समझ गई कि पाखी जा चुकी है। मनु खामोश खड़ा कुछ पल पूजा को देखता रहा
और फिर उसके गले लगकर रोने लगा। पूजा ने भी उसे नहीं रोका। कुछ देर बाद वो कमरे में चला गया और पाखी की तस्वीरें देखने लगा। उसे पाखी बेइंतहा याद आ रही थी। उसके आंखों के सामने वो उससे दूर चली गई। उसने जानबूझकर पाखी को खो दिया। वो चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। जिस लड़की से वो बहुत प्यार करता था उसे खो चुका था। वो सारी रात सो नहीं सका, वो एक पल भी। इन सब से बेखबर पाखी अपनी नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थी। गाड़ी घर के दरवाजे पर आकर रुकी और पाखी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। गाड़ी से उतरकर उसने नए घर में अपना कदम रखा। घर की औरतें उसे अंदर लेकर चली गईं। पाखी घूंघट में सिमटी हुई सी सबके बीच बैठी थी। कुछ रस्में होने के बाद कमरे में एक दो औरतें ही बची, बाकी सब सोने चली गईं। पाखी ने देखा उसकी सास और ननद के चेहरे पर ज़्यादा खुशी के भाव नहीं थे। मामी सास के कहने पर पाखी कुछ देर के लिए लेट गई और उसे नींद आ गई। सुबह उठने के बाद फिर से सबने उसे घर की रस्मों में बिजी कर लिया। सुबह से कब शाम हो गई कुछ पता ही नहीं चला। लगभग सभी मेहमान जा चुके थे। पाखी अपने साथ लाए कपड़े गहने समेटने में लगी थी। शाम को उसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी और साथ ही मैचिंग ज्वेलरी पहनी। खुद को तैयार कर विनीत के आने का इंतज़ार करने लगी। आज विनीत के साथ उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। इंतज़ार करते करते रात के 11 बज चुके थे। विनीत अभी तक घर नहीं आया था। पाखी ने जैसे ही विनीत को फ़ोन करना चाहा, इतने में विनीत आ गया। घर के सब लोग सो चुके थे। विनीत चुपचाप अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। पाखी खामोश खड़ी थी। उसने विनीत से पूछा, इतनी देर कहाँ थे आप? विनीत ने कोट उतारते हुए कहा, दोस्तों के साथ था। उन्होंने शादी की पार्टी मांगी तो उसी में देर हो गई और फिर बिस्तर पर बैठ गया पाखी के पास। पाखी पलकें झुकाए बैठी थी। तभी विनीत ने अपनी जेब से एक चैन निकाली और पाखी को पहना दी। पाखी खुश थी विनीत को पाकर। उसने सोचा विनीत उसे अपने बारे में सब बताएगा, अपनी भावनाएं उससे शेयर करेगा, पर विनीत ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पाखी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और जैसे उसके नज़दीक आया, पाखी ने उसे पीछे धकेल दिया। विनीत सकपका गया और कहा, ये क्या है पाखी? मैं तुम्हारा पति हूँ। पाखी की आवाज़ में बेचैनी उभर आई। उसने सहमी सी आवाज़ में कहा, आपने शराब पी रखी है? विनीत ने पाखी को बहुत समझाया, लेकिन उसने उसकी एक बात नहीं सुनी और अपने सवाल को बार बार दोहराती रही। विनीत का झूठ पकड़ा गया और उसने कह दिया, हाँ मैंने पी रखी है। तो क्या हो गया? सब पीते हैं और दोस्तों को पार्टी दी तो पी ली। मैंने उनके साथ क्या गलत किया? पाखी, आपने शादी से पहले मुझसे कहा था कि आप शराब नहीं पीते। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? पाखी जाने दो ना इस बात को। आज की रात क्यों ख़राब कर रही हो? कहकर विनीत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। सारी रात वो पाखी के बदन से खेलता रहा। उसने पाखी की भावनाओं को कोई परवाह नहीं की। विनीत को नींद आ गई। पाखी सारी रात जागती रही। उसे अपने आंखों के सामने वो सारे सपने टूटते नजर आ रहे थे जो उसने देखे थे। आंसुओं की बूंदें उसके गालों पर लुढ़क आई। वो रोती रही। विनीत नशे में था। उसे ना पाखी का रोना सुना, ना ही पाखी की भावनाओं की परवाह की थी। पाखी को कब नींद आई उसे याद ही नहीं। सुबह उसकी आंख खुली। विनीत सोया हुआ था। पाखी ने अपने कपड़े सही किए और नहाने बाथरूम की तरफ चली गई। बाल्टी भरने के लिए जैसे ही उसने नल चालू किया, खुद को रोक नहीं पाई और रोने लगी। विनीत के नए रूप ने उसे बहुत गहरी ठेस पहुंचाई थी। वो काफ़ी देर बाथरूम में बैठी सिसकती रही और सोचने लगी, क्या सपने देखे थे मैंने? विनीत इतना निर्मम तो कभी नहीं था। क्या कहूँगी जब घर वालों को पता चलेगा विनीत के बारे में? मेरी तरह उन लोगों का भरोसा भी टूट जाएगा। पाखी नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो आते ही सास ने कह दिया, आज से रसोई का काम तुम संभालोगी। पाखी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई और थोड़ी ही देर बाद किचन में आ गई। पहले पूरे किचन की सफाई की और फिर सबसे पहले गैस की पूजा कर मीठा बनाया। आज किचन में उसका पहला दिन था, लेकिन सास ने उसे कुछ नहीं बताया। बस अपने कमरे में बैठी बातें करती रही। पाखी समझदार थी और घर के कामों में निपुण भी थी, इसलिए उसने खुद से ही सब बना लिया। सब उसके बनाए खाने की तारीफ कर रहे थे। किचन से काम निपटाते निपटाते दोपहर के 2 बज गए, पर किसी ने उसे खाने तक का नहीं पूछा। सब खा पी करके अपने अपने कमरे में थे। विनीत भी खाकर बाहर चला गया। पाखी अपने कमरे में आई और लेट गई। आज उसे भूख नहीं थी। सोचते सोचते आंसू की बूंदें आंखों के किनारे आ गई।
दिन यूं ही गुजरने लगे। पाकी धीरे धीरे सबकी पसंद नापसंद जानने लगी थी। विनीत से भी उसकी बातचीत हो जाती थी, लेकिन झगड़े ज़्यादा होते थे। विनीत एक बिगड़ा हुआ इंसान था। छोटी छोटी बात पर शक करना, देर रात घर आना, शराब पीना उसके शौक थे। पाकी जब भी उसे बाहर जाने का पूछती तो झगड़ा पक्का होता। उस घर में वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। विनीत उसकी कोई बात नहीं सुनता था। सास ससुर हर वक्त सिर्फ बेटे का पक्ष लेते थे। ननद तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। पाकी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती। सास को पाकी पसंद नहीं थी। सिर्फ विनीत के लिए उसने पाकी की शादी उससे कराई थी। पाकी का सारा वक्त उस घर में काम करते हुए गुजर जाता। ना कोई उसे समझने वाला था, ना उसकी बातें सुनने वाला था। उसे घुटन सी होने लगी। एक शाम उसने विनीत से कहा, मैं फिर से नौकरी करना चाहती हूँ। अकेले पूरे दिन घर में बोर हो जाती हूँ। विनीत को पता नहीं क्या हुआ, उसने पाकी को तुरंत हाँ कह दी। पाकी खुश हो गई। अगले ही दिन से पाकी ने जॉब के लिए कुछ लोगों को मेल्स भेजे और जल्दी ही उसे प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई। पाकी खुश थी। सुबह घर का काम करने के बाद वो ऑफिस जाती और शाम को वापस आ जाती। विनीत रोज़ उसे छोड़ने और वापस घर लाने का काम किया करता था। अब सब सही चलने लगा था। विनीत भी पाकी के साथ खुश रहने लगा था, लेकिन दोनों में अंडरस्टैंडिंग अब भी नहीं थी। विनीत को पाकी का बार बार रोकना टोकना पसंद नहीं था। पाकी के सवालों से वो झुंझला जाता और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस या नो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।